News, India's largest news. नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सदर थाने के आगे एक बुजुर्ग पिछले 15 दिनों से सूनी आंखें लिए अपनों की ओर से किए गए दगेबाजी का दर्द झेल रहे हैं। इन बुजुर्ग का नाम है मोटाराम। बताया जा रहा है कि असहाय होने की वजह से मोटाराम अकेले अपने घर भी नहीं लौट सकते। दरअसल मोटाराम बीकानेर के रहने वाले हैं। पहले वो स्क्रैप का काम करते थे। उसी काम से उन्होंने अपने तीन बेटों को पाल पोष कर बड़ा किया। लेकिन जब वो निसहाय हो गए तो उनके बेटों ने श्रवण कुमार की तरह अपने पिता को धार्मिक यात्रा पर ले जाने का वादा किया। इस वादे पर मोटाराम अपने बेटों के साथ घर से निकल पड़े, लेकिन उनके बेटों ने उन्हें बाड़मेर लाकर छोड़ दिया। अब ना तो वापस बीकानेर लौटने की उनकी हिम्मत है और न घर लौटने का कोई मकसद। आसपास के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं तो पेट भर जाता है, लेकिन वो दर्द नहीं भरता जो उन्हें उनके बेटों ने दिया है। मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं, आप कहाँ से हो? बोला कि मेरे 3 बेटे हैं और कबाड़ी का काम करते हैं, मैं बीकानेर से हूँ। और मेरे को बोला कि मैं आपको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मेरे को पटक के चले गए। बूंदी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक पिता पर होमवर्क नहीं करने पर अपने 8 साल के बेटे को उल्टा लटकाने का आरोप लगा है। ये घटना 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो उस बच्चे की मां ने रिकॉर्ड कर लिया और अपने पति को ऐसा महसूस कराने की कोशिश की जैसे वो उसका साथ दे रही हो। शायद यही वजह रही कि उसने अपने पति को अपने बच्चे को उल्टा लटकाने की सजा देने दी और इस घटना की तस्वीरें उस महिला ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखा कि आरोपी पिता ने अपने बेटे के पहले दोनों हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया और फिर उसे रस्सी की मदद से ही उल्टा लटकाने लगा। वो बच्चा उसके साथ ऐसा ना करने की लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन उसके पिता पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। इस दौरान उस बच्चे की मां भी उन दोनों के आसपास मौजूद दिखी। जब इतने से भी आरोपी पिता का मन नहीं भरा तो वो बच्चे को मारने के लिए डंडा उठा लाया। गनीमत थी कि उसकी मां ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। बताया गया है कि बाद में वो महिला बेटे को लेकर अपने भाई के पास चली गई। सिरोही का औद्योगिक क्षेत्र सारणेश्वर बदहाली के आंसू रो रहा है। हाल ये है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ताले लग चुके हैं और कई अल्प विकसित हुए रिको इंडस्ट्रीज एरिया लगातार खाली हो रहे हैं। सारणेश्वर रिको एरिया के लोगों ने कई बार रिको कार्यालय में यहाँ की दुर्दशा की शिकायत भी की, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि सारणेश्वर रिको एरिया में ना तो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरे हैं। इसकी वजह से यहाँ आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। हर साल कागजों पर रिको क्षेत्र के विकास की बात तो होती है, लेकिन असल में यहाँ क्या विकास हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्दशा का शिकार हो रही कंपनियां बंद हो रही हैं और उनमें काम करने वाले लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। सिरोही सारणेश्वर रिको के अंदर 175 प्लॉट है, लेकिन अगर इसका सर्वे किया जाए तो 70 भी यूनिट शुरू नहीं है, जबकि कागजों के अंदर सभी यूनिट चल रही है। तो मेरा तो जिला कलेक्टर महोदय से और रिको के चेयरमैन साहब और राजस्थान सरकार से यह अनुरोध है कि अपनी स्पेशल टीम यहाँ पर भेजें। कोटा में प्रदेश के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क बनाने के नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे। इसका निर्माण काम धूमधाम से भी शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके पहले चरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। बायोलॉजिकल पार्क के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से प्रदेश का ये सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क वीरान पड़ा है। ना तो यहाँ अभी तक वन्य जीवों की एंट्री हुई है और ना दूसरे चरण का काम शुरू हो पाया है। ऐसे में इस पार्क के अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है। ये पार्क जो है इसका काम 2 चरणों में होना था। अभी तो पहले प्रथम चरण का काम ही इस बायोलॉजिकल पार्क का पूरा नहीं हुआ है। कोटा के समाज सेवी और वन्य जीव प्रेमी भी इस बात से आहत हैं कि ना तो उन्हें मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सेंचुरी में टाइगर देखने को मिल पा रहा है और ना ही बायोलॉजिकल पार्क में कोई वन्य जीव। और कोटा इस मामले में लकी रहा कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी
आया और यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तरीय बायोलॉजिकल पार्क की भी तैयारी हो गई। लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि दोनों ही जगह अभी ना तो टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर है और ना बायोलॉजिकल पार्क के अंदर परभक्षी जानवरों हैं मौजूद। यहाँ शिव भी है, यहाँ नारद भी है, यहाँ अलादीन का जिन्न भी है और जामवंत भी है, जोकर भी है। इन्हें देखकर हैरान मत होइए, क्योंकि ये तो बहरूपिया कला में माहिर वो कलाकार है जो भगवान शिव से लेकर नारद और जोकर तक का रूप धरे हुए हैं। बहरूपिया कला रियासत काल से चली आ रही वो कला है जिसके कलाकार एक समय में पूरे राजस्थान में मिल जाते थे, लेकिन बदले वक्त में बहरूपिया कला के प्रशंसकों की जहां कमी होती गई, वहीं इस कला के कलाकार भी कम होते चले गए। हालांकि आज भी ये कला जिंदा है और इनके कद्रदान भी लाखों में है। यही वजह है कि बीकानेर में आयोजित देशज उत्सव में बहरूपिया कलाकार के फनकार भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। देशज उत्सव में भाग लेने आए बहरूपिया कलाकारों का कहना है कि इस कला के प्रति लोगों की रुचि कम होने की वजह से उनका घर परिवार मुश्किल से चल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बहरूपिया कलाकारों को सरकारी मदद मिले ताकि बहरूपिया कला जीवित रह सके। लेकिन अगर रोजी रोटी का संकट हमारे पर परिवार पर इतना गहरा है, इस कारण हम सोच भी रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। लेकिन ये विरासत में जो मिली हुई कला है, इसे हम बचाने की मुहिम में अभी कार्यक्रम नहीं चलेंगे तो हमारा काम बंद हो गया था। इस कारण से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। स्कॉर्पियन डिजाइन वाली कलवरी क्लास चौथी पनडुब्बी INS वेला समंदर में उतर चुकी है। इसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने नेवल डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी से समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। INS वेला की खासियत की बात करें तो ये स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तकनीकों से लैस है। इन तकनीक की वजह से दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। INS वेला टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। वेला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। इसके अलावा इससे जमीन पर भी आसानी से हमला किया जा सकता है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। वेला खुफिया जानकारी हासिल करने, सुरंग बिछाने और एरिया सर्विलांस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। आपको बता दें कि INS वेला से पहले स्कॉर्पियन डिजाइन की प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास की 3 पनडुब्बियां INS कलवरी, खंडेरी और करंज पहले ही नौसेना में कमीशन्ड हो चुकी हैं। INS वेला के बाद अब 2 और पनडुब्बियां वागीर और वागशीर भी जल्द ही कमीशन होने वाली हैं। ओडिशा के पुरी में गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में 331 करोड़ रुपए की विरासत गलियारा परियोजना की आधारशिला रख दी है। श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना की यह आधारशिला भगवान जगन्नाथ मंदिर की 4 दीवारी के नजदीक चल रहे 3 दिवसीय महायज्ञ के समापन के मौके पर रखी गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र पुजारियों के श्लोक पाठ से गूंज उठा। जिन गजपति महाराज ने विरासत गलियारा परियोजना की नींव रखी, उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक माना जाता है। इस मौके पर मौजूद CM पटनायक ने कहा कि पूरी दुनिया में जगन्नाथ के सभी अनुयायियों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये ओडिशा के लोगों के लिए भी पवित्र दिन है। इस मौके पर इस परियोजना के लिए मंदिर के निकट की अपनी पैतृक भूमि दान देने वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। इस महत्वाकांक्षी विरासत गलियारा परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान करना और उन्हें सुविधा देना है, ताकि वो त्योहारों और रथ यात्रा जैसे विशेष अवसरों पर भगवान के सुगमता से दर्शन कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में किया गया। इस सम्मेलन का मकसद शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियों के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को तैयार करना है। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के जाने माने प्रोफेसर, लेक्चरर और शिक्षाविदों ने भाग लिया। आपको बता दें कि शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रव्यापी बेहतरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उस पॉलिसी में टीचर एजुकेशन जो है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है और उसमें काफ़ी चेंजेस लाई गई है।
वादी कश्मीर से बहुत सारे जो लोग हैं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स या टीचर एजुकेटर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया कि टू नो अबाउट द टिडबिट्स ऑफ दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है। और ज़्यादा रेफरेंस जो थी वो ज़्यादातर जो फोकस था वो टीचर एजुकेशन पे था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के सामने तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हंगामा किया। दिलीप घोष बीजेपी के कई नेताओं के साथ बर्नपुर बस स्टैंड के पास चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही उनका काफिला निकला, सड़क के किनारे इंतजार कर रहे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि दिलीप घोष ने विरोध करने वालों को देखकर जैसे ही गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे किया, नारेबाजी करने वालों में से एक ने उनसे हाथ मिलाया और इसके बाद नारेबाजी तेज हो गई। टीएमसी समर्थकों की नारेबाजी से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध करने वालों के सामने आकर उन्होंने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों दलों के समर्थकों के आमने सामने आने से कुछ देर के लिए सड़क बंद हो गई, जिसके बाद बीच बचाव के लिए सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल अपने समर्थकों के बीच पहुंची और माहौल को शांत कराने की कोशिश करने लगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 17 साल के एक लड़के की भालू के हमले में मौत हो गई थी। लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने उस भालू को भी मार गिराया, जिसके हमले में लड़के की मौत हुई थी। बताया गया है कि वो लड़का चाय के बाग में भालू की फोटो खींचने गया था, जहां भालू ने उस पर हमला कर दिया और इसमें उसकी जान चली गई। इसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ने के लिए फायरिंग भी की, जिसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। जैसे ही इस हमले का पता वहां के लोगों को चला, वो वहां इकट्ठा हो गए। खबर है कि उन्होंने उस भालू की पीट कर जान ले ली। बताया गया है कि भालू ने बेरहमी से उस लड़के को मारा, जिसके शव को बाद में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। जिसको मार दिया उसका पूरा माथा खा दिया, उसका शरीर का मांस खा दिया। तब वहाँ का जनता पूरा गुस्सा होकर आक्रोश में आकर उसको मार दिया। भालू की सांसें थमने के बाद उसके शव को वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गए। बिहार के सासाराम से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां डीएसपी कार्यालय के पास एक महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया। बताया गया है कि उस महिला की शादी 2018 में हुई थी। उसने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस कर दिया था। इस मामले में उन लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी से ले जा रही थी। तभी बीच रास्ते में अमृता कुमारी नाम की इस महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया और वहां खूब बवाल किया। वो वहीं सड़क पर लेट गई, जिसे संभाल पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो गया। वो महिला यही नहीं रुकी, उसने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। शोरगुल सुनकर वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। बताया गया है कि करीब 1 घंटे तक उस महिला का हंगामा चलता रहा, जिसे बाद में जबरन पुलिस वालों को वहां से हटाना पड़ा। दूसरा शादी कर लो, हम ऐसी नहीं कि जिंदगी नहीं ऐसी कर सकते हैं, हम साथ में नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तब कहते कि विवाह करो, विवाह जबरदस्ती मेरे अकाउंट पर पैसा 60,000 रुपए डाल के आई लोग कार्य जबरदस्ती घर से बाहर निकलो। गुजरात के सूरत से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां निक ओडेदरा नाम का एक लड़का सांप को हाथ में पकड़कर अपने दोस्त को डराने लगा। निक के खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस ने हाथापाई के एक मामले में कार्रवाई की थी, लेकिन उसने कोई सबक नहीं लिया और इस बार तो उसने हद पार कर दी। खुद को निडर और जांबाज दिखाने के लिए निक सांप को पकड़कर सड़क पर निकल आया और उसे दिखाते हुए अपना वीडियो भी बनवा लिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो सांप से उसने अपने एक दोस्त को डराने लगा। इसमें उसका साथ उसके 3 और दोस्त भी दे रहे थे। सांप को अपने इतने करीब देखकर लड़का इस कदर डर गया कि उसकी चीखें निकलने लगी। सांप के डर से लड़का दूर भागने लगा तो उसके दोस्त उसे सांप की तरफ धकेलने लगे। एक वक्त तो ऐसा आया जब सांप लड़के के बेहद करीब पहुंच गया। हालांकि कुछ देर बाद सभी वहां से भाग निकले। गनीमत रही कि इस खतरनाक खेल में सांप ने किसी पर हमला नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की पुलिस से हुई बहस का वीडियो वायरल होते ही सियासी पारा चढ़ गया। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में ही थे। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में पुलिस से बहस करते दिखे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसी दौरान हिरासत में ले लिए गए थे।
इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दरोगा पर इस कदर भड़के कि उसने तैश में आकर उसका बिल्ला नोचने की धमकी दे डाली। ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और उसके कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। नारा उत्तर प्रदेश में चलता था जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये लाल टोपी अराजकता का प्रतीक है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया था वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर विरोध करने पहुंचा था। दरअसल दारोगा का बिल्ला नोचने की धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता नगर निगम के पार्षद भी हैं, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से ठीक पहले बीजेपी दफ्तर पर बैनर लगा दिया था। ताजमहल देखने वाले इसे देखकर वाह ताज कहने से खुद को रोक नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ताजमहल देखकर लौटने वाले ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल म्यूजियम ना देखकर उन्होंने वाह वाह ताज म्यूजियम कहने का मौका छोड़ दिया है। ताजमहल परिसर में बने ताजमहल म्यूजियम में ताजमहल से जुड़ी कई ऐसी चीजें रखी हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब इस म्यूजियम को सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है। ताजमहल म्यूजियम में कई ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं, जिसे देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। यहाँ 16 तरह के ऐसे पत्थर रखे हैं जिनका इस्तेमाल ताजमहल को बनाने में किया गया था। इस संग्रहालय में शाही घराने की प्लेट भी रखी हुई है। ये प्लेट काओली नाइट से बनी है। जब भी कोई जहरीला व्यंजन इसमें परोसा जाता है तो ये अपना रंग बदल देती है। इतना ही नहीं, इस संग्रहालय में ताजमहल का बेशकीमती नक्शा भी रखा हुआ है। इसमें ताजमहल के हर कोने तक की पूरी जानकारी सही से देखने को मिलती है। जितने भी विजिटर्स हैं, चाहे वो देसी हों या विदेशी हों या किसी भी तरह के हों, सबके लिए फ्री है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इन लोगों को मछलियां पकड़ते देख ये मत सोचिएगा कि ये लोग इन रंग बिरंगी मछलियों को खाने वाले हैं। दरअसल यहाँ मछलियों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है और उसी के लिए यहाँ के लोग इन रंग बिरंगी मछलियों को पानी से बाहर निकाल